Hello and welcome to Brisbane Academy. So today we are starting with chapter 2, that is business activities. First of all, I would like to inform you all that today is our third lecture on content part, and this is the fifth video on my channel. So today we will be discussing about business activities and also अभी के बाद आपका 11th मार्च के बाद आई गेस 12th या 13th मार्च को नेक्स्ट अपडेट आएगा. उससे पहले नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरे भी मास्टर्स के एग्जाम्स है, तो मुझे उधर भी फोकस करना है, तो उधर इस बीच आपका कोई अपडेट नहीं आएगा मेरे चैनल पे. एज रिक्वेस्टेड 2 वीडियोज़ मैंने बोला था मैं पोस्ट करूँगी, बट ड्यू टू दिस मैं नहीं पोस्ट कर पाऊँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द सेम. एंड सेकेंडली कि उस बीच में सी के रिजल्ट्स भी है, सो विश मी ऑल द बेस्ट कि मैं इस बार पास हो जाऊँ बस. एंड और अच्छे कंटेंट वीडियोस आप लोग के लिए ला पाऊँ विद मोर नॉलेज. सो बकवास की बातें बाद में करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ. तो चैप्टर नंबर 2 है आपका कमर्शियल स्टडीज़ का, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़. सो व्हाट आर बिजनेस एक्टिविटीज़? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. इसको एक बहुत सुंदर सा कट लगाओ, नो नीड टू डू दिस कट. ठीक है, अब मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है ये आप चैप्टर 1 से कर सकते हो. इसमें सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बताया हुआ बिजनेस एक्टिविटीज का, जो कि हम लोग चैप्टर 1 में डील कर चुके हैं. अगर आप लोग को चाहिए तो आप ये कुछ पॉपुलर डेफिनेशन है, आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन भी याद कर सकते हो टू हैव अ मोर गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. कि एग्जामिनर को जब आप ऐसा कुछ देते हो ना, जो कि बहुत अच्छा कॉमर्शियल इकोनॉमिस्ट या फिर किसी का डेफिनेशन देते हो आप, तो उन पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. आई विल जस्ट टेल यू कि इनमें से एक डेफिनेशन जो कि थोड़ा इजी भी है, अच्छा भी है. दिस इज वेरी लेंथी, मेक्स नो सेंस. ठीक है, you can go for this one. The last business may be defined as an activity in which different persons exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain or benefit. पीटरसन का है, ये आप कर सकते हो. ठीक है, पीटरसन एंड प्लोमन का है, ये आप एक डेफिनेशन कर सकते हो. हम लोग आते हैं सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द नेचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज? पहला होता है सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर, या सेल ट्रांसफर एक्सचेंज, वही की बात है. और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन. क्यों एक्सचेंज करते हैं हम लोग बिजनेस सर्विसेज को? कुछ कंसिडरेशन के लिए हम लोग डेफिनेशन में भी पढ़े थे. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस आर द एसेंस ऑफ बिजनेस. बाय और सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज को कुछ प्राइस के लिए, किसके लिए कुछ प्राइस करना, ये क्या है? एक एसेंस है बिजनेस का. इफ देयर इज नो सेल या फिर ट्रांसफर फॉर अ प्राइस, भैया नेटफ्लिक्स का सीरीज नहीं है. अगर आप लोग बुक कॉपी नहीं खोल रखे हैं, मैं पॉपकॉर्न के साथ मेरा लेक्चर देखकर कोई फायदा नहीं, प्लीज बंद कर दो. अच्छे से बुक कॉपी निकालो. एक कॉपी मेंटेन भी किया हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं बहुत लोगों ने किया होगा, बट प्लीज एक कॉपी मेंटेन कर लो. उससे क्या होगा ना, लास्ट डे जब आप 20 जगह लिख देते हो, लास्ट डे बहुत दिक्कत आती है. आपको खुद को याद नहीं रहेगा मैंने कौन से कॉपी में कौन सा पार्ट कौन सा टॉपिक लिख के रखा हुआ है जीवन के अंदर. तो प्लीज एक कॉपी बनाओ, बुक खोलो, पॉपकॉर्न साइड में रखो और पेंसिल हाथ में ले लो थोड़ा सा, है ना. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? तो पहला हो गया सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज. बिजनेस में सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, इसलिए कुछ कंसिडरेशन के लिए. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस, ये क्या एसेंस है बिजनेस का. इफ देयर इज नो सेल, कोई सेल ट्रांसफर नहीं हो रहा प्राइस के लिए, इट इज नॉट टू बी बिजनेस एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे. मम्मी आपकी खाना बना रही है, वो बिजनेस एक्टिविटी है क्या? नहीं, ये तो हम लोगों ने वो भी पढ़ाई है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है. इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है तो फिर आपका बिजनेस एक्टिविटी कैसे होगा? पहला तो आप खुद ही सोचे, एक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आपको कभी भी कोई चीज पूछे ना कि ये एक्टिविटी आपका बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग उसको डिवाइड कर लेना कि क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी भी है या नहीं. कमर्शियल है या नहीं है, कमर्शियल है, कमर्शियल एक्टिविटी है या फिर नहीं है जीवन के अंदर. उसके बाद उसको डिवाइड करो कि वो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट किसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. तो क्या मम्मी खाना बना रही है एक बिजनेस, कमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? तो कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है, वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस और बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम टू अदर्स. हर बिजनेस एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, बाई करते हैं, सेल करते हैं सर्विसेज को किसी को. ठीक है, तो गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दो तरह का हो सकता है. यहाँ पे आप एक एरो बना के सुंदर सा डायग्राम बनाना,
अच्छा, ये जो मैं लिख रही हूँ अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं लिख रही हूँ, प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चले, है ना। तो दो तरह के गुड हो सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने बात कर रहा है, प्रोड्यूसर गुड का हो सकता है, एक प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, दूसरा कंज्यूमर गुड्स हो सकता है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या हो सकता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात किया था कि रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को गुड बेचता है, और कंज्यूमर क्या करता है, उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेता है। राइट, एक रिटेलर एक कंज्यूमर को गुड बेचता है, कंज्यूमर क्या करता है, उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेता है। सो व्हाट इज अ कंज्यूमर गुड, वही गुड जो अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। प्रोड्यूसर गुड क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब आओ बुक से पढ़ते हैं फटाफट। कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जैसे कि हो गया ब्रेड, क्लोथ, शूज, मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो गुड्स इस गुड को बनाने में यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। सर्विसेज आर इंटेंजिबल सच एज हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग। सर्विसेज इंटेंजिबल होता है, मतलब उसको तुम यू नॉट सी द सर्विसेज। ओके, जैसे कि हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। रेगुलर डीलिंग होना चाहिए, अगर मैं आज अपना स्कूटर बेच दूं तो क्या मैं एक बिजनेस करने लग गई हूँ, नहीं, रेगुलर डीलिंग होना चाहिए। मैं रोज जाके एक स्कूटर बेच रही हूँ, मेरा एक गैराज है बड़ा सा और मैं वहां पे रोज ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, तो फिर वो हो गया हमारा बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ डीलिंग, बहुत सारा डीलिंग्स होना चाहिए। सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस। Recurring purchase and sale is the hallmark of business. Recurring purchase and sale होना चाहिए। For instance, if person sells his old scooter, it is not to be considered as business. But if the scooter is sold on a regular basis, it will be considered as it will become business. ठीक है, वन मोर थिंग कि जितने भी एग्जाम्पल्स दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग सारे एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे क्योंकि टीचर के लिए वो थोड़ा कैची हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये ड्रॉ कर रही होंगे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फटाफट ड्रॉ करो। इंडियन टाइमिंग वाला 5 मिनट्स। हाँ, ठीक है। अरे इंडियंस 5 मिनट को 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी बना देते हैं, इसलिए मैंने बोला इंडियन टाइमिंग वाला 5 मिनट। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस हम लोग कर रहे थे, हम लोग कुछ रिटर्न भी चाहिए, नहीं तो कमर्शियल एक्टिविटी ही नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे मेरा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। बिजनेस इज नॉट अ चैरिटी। चैरिटी के लिए क्या, तुम जाओ दुकानदार को बोलो सर आप मेरे को चॉकलेट, एक छोटा सा चॉकलेट भी मांगो ना तो वो फ्री में नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो धंधा करने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पे, वो चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मनी एंड एक्वायर वेल्थ। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है कि कुछ तुम पैसा कमाओ और एक्वायर करो वेल्थ को। बिजनेस दैट डज नॉट अर्न प्रॉफिट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। एक बिजनेस जो कि प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रहा है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएगा। Profit are essential for the growth and expansion of business. Profit essential भी है growth and expansion of a business. Business must however earn profit by serving the society. सोसाइटी को सर्व करके उसको प्रॉफिट कमाना है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिजनेस मेक्स गुड्स more useful to satisfy human wants. यहाँ पे ना आप एक लाइन लिखो, मैं बताऊंगी क्यों मैं लिखवा रही हूँ। Customer is the, okay? Customer is the sorry. ठीक है, जब भी कोई बिजनेस, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ अल्टीमेटली आपका कोई ना कोई ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई ही कर रहा होगा। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ये आपका एक ह्यूमन वांट को ही सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, आपके अच्छे नंबर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको नॉलेज मिले, तो कुछ ना कुछ आपका ह्यूमन वांट है इसके पीछे जो सेटिस्फाई हो रहा है, वरना कोई भी अपना रुपया तो आज के डेट में देता नहीं। ठीक है, तो बिजनेस मेक्स गुड्स यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जितना ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होगा उतना लोग आएंगे आपसे गुड्स लेने में। इट एड्स अ टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजेशन यूटिलिटी टू वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। इन द words of Roger,
अब रॉजर क्या बोला है, बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स एट अ प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट में वो वैल्यू देना चाहता है टू कस्टमर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने तब से बोल रही हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो तुमको याद रहना ही चाहिए जीवन के अंदर। पहली पहले जब तुम बिजनेस के बारे में सोचो तो दो चीज तो दिमाग में आ जाना चाहिए, पहला तो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो बिजनेस इज प्राइमरीली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्यों बिजनेस एक प्राइमरीली क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करता है। किस लिए गुड्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? ताकि वो कोई ना कोई ह्यूमन वांट्स को satisfy कर सके। However, business is a part of society and it reflects the aspiration, value and benefits of the people. Therefore, business may be described as a socio-economic functions. Clear this. Risk क्या होता है? Risk is an essential part of business. Risk is an essential part of business. It implies the uncertainty of profit. ये uncertainty of profit के बारे में बताता है और the possibility of loss, uncertainty of profit या फिर जो possibility है तुम्हारा loss का उसके बारे में बताता है। In business, risk arises due to several factors. बहुत सारे factors की वजह से आपका risk arise होता है एक business में। पहला क्या हो सकता है? चेंज इन डिमांड हो गया, थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गया, बैड डेट हो गया। आपका बैड डेट हो सकता है, आपने भी आपके बहुत अच्छे डेटर्स थे, ठीक है, लेकिन अब वो पैसा देना बंद कर दिए तो लॉस आपका होगा, तो बैड डेट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। और बहुत सारा अनसर्टन होता है आपका, फायर है, ये सब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। कुछ हद तक ना बैड डेट वगैरह प्रिडिक्ट भी कर पाओगे कि क्या ये मेरे को पैसा दे पा रहा है, इसका क्या चल रहा है वैल्यू मार्केट में, क्या इसका पोजीशन वगैरह। लेकिन नेचुरल कैलेमिटी ये तो बता ही नहीं सकते हो। अब बता सकते हो क्या कि आग लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट, सो क्या क्या है बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला तो रिस्क होता है बिजनेस में, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तीसरा हम लोगों ने बात किया क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कस्टमर इज द किंग। फिर आगे तुम्हारा प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस कर रहा है तो हम लोग कुछ प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे होते हैं। फिर होता है तुम्हारा रेगुलर डीलिंग्स, हर रोज आप कोई ना कोई एक स्कूटर बेच दिया तो वो आपका बिजनेस नहीं हुआ, रेगुलरली आपको बेचना पड़ता है। डीलिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, और फिर हो गया तुम्हारा सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा खुद से याद करने का कोशिश करते हैं। देखो दो तीन चीजें हैं जो आपको तुरंत तुरंत याद आ जाएंगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बारे में सोच के देखो। इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें तीन था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ये एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है। फिर बिजनेस कोई कर रहा है तो वो चैरिटी के लिए तो नहीं कर रहा था, तो उसके पीछे का मोटिव क्या था? प्रॉफिट मोटिव। तो एक क्या आ गया आपका, उप्स, रिस्क को मैंने कर दिया, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट, बिजनेस कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या ऐसा देंगे लोगों को कि वो हमसे आके खरीदे? तो हम लोग क्रिएशन ऑफ कुछ यूटिलिटी करेंगे तो वो हमसे आके खरीदेंगे। तो एक और क्या हो गया आपका, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। बिजनेसमैन को बहुत खतरा भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट भी चाहिए, तो रिस्क भी हाई होगा, तो रिस्क आ गया आपका एक। फिर नेक्स्ट देखिए क्या, रेगुलर डीलिंग्स, स्कूटर बेच दिए तो नहीं हुआ। फिर हो गया डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस कर रहे तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर सेल, एक्सचेंज एंड ट्रांसफर। तो देखो तीन ना एक ब्रैकेट एक बॉक्स में आ सकता है तुम्हारा। रिस्क इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्स्ट आप ऐसे स्टोरी बना के कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रॉफिट मोटिव क्लिक किया जाता है, तीसरा उसमें रेगुलर डीलिंग होना चाहिए। एक बार कर लिए तो नहीं हो गया, रेगुलर डीलिंग है तो रिस्क भी हाई हो गया क्योंकि हमें प्रॉफिट भी चाहिए। अब हम लोगों ने रिस्क भी ले लिया, रेगुलर डीलिंग भी कर दिया, प्रॉफिट मोटिव भी कर दिया। ऐसा हम लोग क्या देंगे कि जो कस्टमर्स है वो हमारे पास ही है, तो क्रिएशन ऑफ कुछ यूटिलिटी करना पड़ेगा। फिर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी कर लिया तो हम लोग किससे डील करेंगे, क्या ऐसा चीज देंगे? तो हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग सेल, एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर करेंगे, या फिर और हम लोग क्या करेंगे, डीलिंग करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में। हो गया, सात है, सात अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कितने तरह के बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं? बिजनेस एक्टिविटी दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, कॉमर्स को भी बहुत बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। नहीं ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये मैंने बनाया था ताकि मुझे क्लास में थोड़ा
समय मिल सके आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए। जब मैं पढ़ रही थी खुद आपको पढ़ाने के लिए तब मैंने टॉक किया, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ठीक है। ये स्पेशली यूट्यूब पर डालने के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है। सो नेक्स्ट इज बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया तुम्हारा इंडस्ट्री, दूसरा हो गया कॉमर्स। जिस जिसकी बुक में ये नहीं है डायग्राम्स, आपको पता है क्या करना है, पॉज इट एंड देन राइट इट डाउन। आप लोग यूट्यूब पे हो तो आप लोग पॉज कर सकते हो, लाइव लेक्चर तो चल नहीं रहा है कि आप लोग पॉज नहीं कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट इज बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या हो गया तुम्हारे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है तुम्हारा, जेनेटिक इंडस्ट्री है, फिर आ गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर आ गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। फिर कॉमर्स में हम लोग आते हैं, कॉमर्स में क्या क्या है, ट्रेड है एंड एंसिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड भी दो तरह का होता है, एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड, दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड भी दो तरह का है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड तीन तरह का है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। फिर हो गया एंसिलरीज टू ट्रेड। एंसिलरीज टू ट्रेड क्या हो गया था, ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स है, देखो अभी आएगा, आगे आएगा, कहाँ गया, हिंड्रेंसेस है। तो हिंड्रेंसेस रिमूव करने के लिए हमारे पास कॉमर्स है ना। सो नेक्स्ट इज योर एंसिलरीज टू ट्रेड, जो कि हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। So what is industry? Industry involves the production of goods, whereas commerce is concerned with the distribution of goods. Production कौन करता है? So इंडस्ट्री में जो तुम्हारा है वो उसमें हो रहा है तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है तुम्हारा, मैंने बहुत उल्टा कर दिया इसको पूरा, कोई इंडस्ट्री में तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वेयरएज जबकि कॉमर्स में तुम्हारा क्या हो रहा है, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है। कॉमर्स में हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मींस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रिसोर्सेज। इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा किस किस के थ्रू, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर resources. It involves application of four M's: men, machinery, material, and money. It involves the application of four M's: men, machinery, material, and money. तो 4M का application से होता है। Industry refers to the part of business which produces one satisfying good. इंडस्ट्री रेफर करता है पार्ट ऑफ बिजनेस से जो कि प्रोड्यूस करता है वन सेटिस्फाइंग गुड्स। गुड्स प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री में भी कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। जो भी गुड्स हम लोग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा होता है योर कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड क्या होता है, जो कि डायरेक्टली, अच्छा इधर एक लगाना, मतलब प्यारा सा, एकदम सुंदर सा, खूबसूरत सा, यहाँ से यहाँ तक, वेयर इज इट एंडिंग, ओके, यहाँ से यहाँ तक आप एक सुंदर सा कट लगाएंगे और लिखेंगे चारट। क्या लिखेंगे, चारट। हियर इज द चारट, हियर इज द चारट दैट यू हैव टू रेफर। सो गुड प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होगी कंज्यूमर गुड, दूसरा होता है तुम्हारा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर, जो कि हो गया बुक, टूथपेस्ट, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, मोबाइल फोन्स, कुछ भी लिख दे इधर, ठीक है। फिर हो गया कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए जो आप यूज करते हो, जैसे कि हो गया तुम्हारा मशीन एंड टूल्स, ठीक है। फटाफट इसको लिख लो। लिखो लिखो, फटाफट लिखो। जीवन में मेहनत करो थोड़ा सा, है ना, जरूरी काम है, जरूरी, राइट। Okay, moving forward,
नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो पहला होता है तुम्हारा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व industries which are involved in the extraction industries which are involved in the extraction and multiplication of natural resources are known as primary industry। primary resources primary industries क्या क्या होता है? primary industries are the industries जो कि involved होता है तुम्हारे extraction and multiplication of natural resources। these industries are original second ये इंडस्ट्री में तुम्हारा आर द ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये लोग क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह का होता है, पहला होता है तुम्हारा जेनेटिक इंडस्ट्री एंड दूसरा होता है तुम्हारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? द टर्म जेनेटिक हैज बीन derived फ्रॉम द वर्ड जेनेटिक्स which refers to the study of heredity। Next, genetic industry are therefore engaged in reproduction or multiplication of certain species of plant animals to earn profit for their from their sale। प्लांट नर्सरीज हो गया तुम्हारा, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया एंड कमर्शियल कैनल्स हो गया तुम्हारा, आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का बात करते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? These are the industries that are engaged in the extraction of useful material from beneath the surface of the earth or sea। एक्सट्रैक्शन जो सी के अंदर अंदर बहुत सारी वो मोती वगैरह होते हैं, आपके जेमस्टोन्स होते हैं, अच्छे अच्छे स्टोन्स होते हैं। फिर और क्या क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? माइनिंग वगैरह, अंडरस्टैंडिंग। सो ये सब इधर आ जाए हमारा एक्सट्रैक्शन। जो अर्थ का सरफेस या सी का सरफेस है उसके अंदर से जो हम लोग यूजफुल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो that is the work of extractive industry। These industries are engaged in the extraction of useful material from beneath the surface of earth or sea। In these industries, the product gifted by nature are extracted and collected for the benefit of human beings। In these types of industry, the product gifted by the nature are extracted and collected for the benefit of human beings। Agriculture, जो कि farming, mining, fishing, forestry, timber, wood products from the forestry में क्या हो गया? बेसिकली प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्म्स एंड, ठीक है। ये सब क्या हो गया तुम्हारा? मेन एग्जाम्पल्स हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल्स अलग से हाईलाइट करा देती हूँ। ये हो गया तुम्हारे एग्जाम्पल्स, कोई भी दो याद कर लेना, दो तीन बहुत है, इधर एनी टू, दो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं बट बहुत है, ठीक है। These industries are characterized by four distinctive features। चार distinctive features से इनको characterize किया जाता है। First, these are among the oldest occupation and provide raw material for other industries। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि primary industries जो है वो secondary industries को raw material provide करते हैं। तो extractive industry is a type of primary industry। तो ये भी क्या करेगा? पहला ये प्रोवाइड करेगा ये ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन और ये प्रोवाइड करेगा रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। सेकंड, ह्यूमन बीइंग्स सिंपली कलेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, एयर या फिर सी। ह्यूमन बीइंग सिंपली क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। कहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे? अर्थ, एयर और सी से। एंड देयरफॉर देयर रोल इज लेस इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ नेचर। नेचर का रोल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्डली, ओनली द लोकेशन ऑफ मटेरियल्स कीप चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोकेशन ऑफ मटेरियल्स जो है वो चेंज करते रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ, मटेरियल वंस एक्सट्रैक्टेड कैन नॉट बी रिप्लेस। अगर एक बार मटेरियल तुमने एक्सट्रैक्ट कर लिया इट कैन नॉट बी रिप्लेस। Extractive industries are different from genetic industries। In extractive industry, men cannot add to the wealth which he withdraw from the earth, sea or air। But genetic industry में man contributes not only to the growth but also to the reproduction of natural goods। इसमें डिफरेंस के बारे में बात किया हुआ है। 2 मार्क्स के लिए मे भी पूछ ले, तो अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो एक ये लिखना और एक में क्या डाल देना? एक में एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है। ठीक है, तो 2 हो गया, ठीक है। आप ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट कमिंग प्राइमरी हो गया। प्राइमरी वो है जो सेकेंडरी को क्या देता है? रॉ मटेरियल्स देता है। जेनेटिक इंडस्ट्री जीन्स वगैरह से होता है जेनेटिक्स।
से वर्ड जो जेनेटिक्स से ड्राइव हुआ है तुम्हारे रिप्रोडक्शन वगैरह से जो डील करते एक्सट्रैक्टिव, अर्थ के सरफेस या सी के सरफेस के अंदर से खोद खोद के सामान को निकालना इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कम कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि विड्रॉवल ऑफ वेल्थ कुछ एड ऑन नहीं कर सकता है, वेयर जेनेटिक इंडस्ट्री में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में वो एड ऑन करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। सेकेंडरी इंडस्ट्री को तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। So, genetic industry, the industry which are engaged in the conversion of materials provided by primary industry are known as secondary industry. जो इंडस्ट्री इंगेज होता है तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से हम लोग को मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल द माइनिंग ऑफ आयरन ओर एंड कोल इज द प्राइमरी इंडस्ट्री। अच्छा, माइनिंग किस में आता है? प्राइमरी में तो आता है, उसके बाद किस में आता है? उसके बाद एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ दीज इनटू स्टील इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो खोद खोद के जो सामान निकाले हो ना जीवन के अंदर, जो खोद खोद के किससे, लैंड और सी से जो सामान निकाले हो, उसका कन्वर्जन जो हो गया वो कर दिया तुम्हारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। वो कौन कर दिया तुम्हारा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट अ मिनट। चलो थोड़ा येलो भी किया जाए। Manufacturing industries, these industries are concerned with producing and transformation of raw material and semi-finished product into finished product. सुंदर सुंदर कलर से हाईलाइट करो। These industries are concerned with processing or transfer of raw material and finished products into and semi-finished product into finished product. ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग करेगा। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग करेगा? तुम्हारा रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट को। सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, WIP को फिनिश प्रोडक्ट्स में। सच इंडस्ट्रीज चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये चेंज कर देता है शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल जो कि प्रोड्यूस हो रहा है जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर यूजफुल टू कंज्यूमर्स। ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? They create form utility. They create form utility by producing the product that are more useful to the customers, to the consumers. Sorry, to the consumers. For instance, iron ore extracted through mining is converted into steel. Engineering, cement, sugar, textile, fertilizers, etc. are the main examples of manufacturing industry. Manufacturing industry इसका examples को अच्छे से सुंदर से highlight कर लेने का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर फॉलोइंग टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी टाइप होता है। तो अभी हम लोग एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री, के अंदर थे दो, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर था दो। पहला हो गया तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरा हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो खुद खुद के सामान निकाले उसको फिनिश गुड में चेंज करना ताकि वो कंज्यूमर के लिए ज्यादा यूटिलिटी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, पढ़ लेते हैं। जीवन के अंदर काम ही क्या है हमारे पास, है ना? एनालिटिकल, हाँ मैम, और 20-30 टाइप्स डाल दो, है ना?
जीवन ऑलरेडी इतना झंड चल रहा है और झंड कर दो। फिर हो गया तुम्हारा सिंथेटिकल, फिर हो गया तुम्हारा प्रोसेसिंग, फिर हो गया असेंबलिंग। सो व्हाट इज एनालिटिकल? एनालिटिकल in analytical manufacturing industry, a basic raw material is broken into several useful material. एक रॉ मटेरियल को तोड़ा जाता है बहुत सारे, मतलब बहुत बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स में। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल को लो, उसको तोड़, बहुत सारा तोड़ो यूजफुल मटेरियल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन ऑयल रिफाइनरी क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल। एक ऑयल रिफाइनरी के एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है जिसमें क्रूड ऑयल को सेपरेट किया जाता है बहुत चीज में। किस किस में चीज में हम लोग कर रहे हैं सेपरेट? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल। अच्छा सिर्फ सुनना नहीं है, प्रवचन नहीं चल रहा है, थोड़ा लिखो, हाथ पैर हिलाओ, सोना वोना नहीं है, थोड़ा जगह रहो, अटेंटिव रहो, प्रवचन नहीं चल रहा है मेरा, है ना। और ड्रॉ करो संग से, थोड़ा एक्टिव रहोगे, पैसिव स्टेट में नहीं जाओगे, ठीक है। फिर आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज अ सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा इधर तोड़ रहे, इधर जोड़ रहे हैं। एनालिटिकल में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बहुत सारे मटेरियल तोड़ बहुत सारा मटेरियल बना रहे हैं। अब सिंथेटिकल में हम लोग क्या कर रहे हैं, उन सब बहुत सारा थोड़ी चीजों को बहुत सारा रॉ मटेरियल बहुत सारा थोड़ा चीजों को मिला के हम लोग एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। बहुत सारे थोड़ी चीजों को मिला के हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। एनालिटिकल में हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारी चीज को तोड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। अब सिंथेटिकल में एक चीज को तोड़ के बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जीवन के अंदर बहुत सारे तोड़ चीजों को मिला के एक बना रहे हैं, है ना। आपके यही सब फायदे हैं, कुछ छोटे फायदे। क्या कलर चेंज हो गया ना तुरंत? लिखो तुम लोग तो। अच्छा इसको चेंज करके लिखना चाहिए जब तुम कॉपी खोलो, 1 जन्म 2 जन्म बाद, जब याद है कि अच्छा हम लोगों ने कॉपी भी बनाया था, थोड़ा सुंदर दिखे ना। सिंथेटिकल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेसिंग में। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस। प्रोसेसिंग नाम से ही पता चल रहा है, क्या प्रोसेसिंग हम लोग क्या करेगा, हम लोग एक रॉ मटेरियल को बहुत सारे प्रोसेस से भेजेगा। हम लोग क्या करेगा, एक रॉ मटेरियल को बहुत सारा प्रोसेस से भेजेगा। रॉ मटेरियल है प्रोसेस 1, फिर उसको भेजेंगे हम लोग प्रोसेस 2 से, सॉरी एक्सक्यूज मी, फिर हम लोग उसको भेजेगा प्रोसेस 2 से और बहुत सारा प्रोसेस से, और भी बहुत सारा प्रोसेस से। तो एनालिटिकल हो गया, सिंथेटिकल हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। बनाओ सुकून से बनाओ, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा हैंडराइटिंग गंदा लग रहा है यार, खराब तो नहीं था मेरा हैंडराइटिंग दिख रहा है इसमें, चलो कोई नहीं, होगा मे बी। अच्छा इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं किया था ना, सिंथेटिकल इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल को मिला के हम लोग एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे। उसका हो गया तुम्हारा कंक्रीट, जिप्सम एंड कोल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सीमेंट।
कंक्रीट, जिप्सम एंड कोल, ये सब को मिला के इन सब को मिला के एक नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एनपी मतलब न्यू प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, प्रोसेसिंग में बहुत सारा स्टेजेस से भेज रहे थे। क्या क्या स्टेजेस से भेज रहे थे, अच्छा बनाओ, सुकून से लिखो, सब जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे लिखो। इधर से डॉट डॉट है, तेरी जी, लिखो लिखो लिखो। ठीक है, अब जिसका बचा हुआ क्या करेंगे, वीडियो को पॉज एंड देन यू राइट। ओके, एग्जाम्पल में आता प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इज पास थ्रू स्पिनिंग व्हील, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस क्लॉथ। एक कॉटन है, वो बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाते हैं, जैसे कि स्पिनिंग व्हील, डाइंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस क्लॉथ। क्यों, ताकि हम लोग क्लॉथ प्रोड्यूस कर सके। सॉरी, मैंने इसी कलर से हाईलाइट कर दिया। एक कॉटन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन है, जो कि स्पिनिंग व्हील, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग सबसे गुजर के एक क्लॉथ बन के आ रहा है। असेंबली, इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकली या फिर केमिकली। क्यों, ताकि एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो बताइए, इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स और पार्ट्स और आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकली या फिर केमिकली, ताकि प्रोड्यूस कर सके एक नया प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो, टीवी सेट्स, वॉचेस, ऑटोमोबाइल असेंबली। अगर कभी आप लोग टाइटलिंग का शोरूम गए ना, तो उसमें बहुत सुंदर सा एकदम बड़ा सा फ्रेम रहता है बनाया हुआ, उसमें लिखा एक छोटा छोटा डायल का सारा डिटेलिंग दिया रहता है कि वो कैसे कैसे बन रहा है। असेंबल किया जाए तो सारे पार्ट्स जो है वो बन के आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसको जोड़ जाड़ के एक वॉच बना देते हैं। तो असेंबलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकली या फिर केमिकली टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, बहुत सारा पार्ट, सब क्या पार्ट्स, पार्ट्स पार्ट्स जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। इन सबको कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करोगे, या तो मैकेनिकली या फिर केमिकली। कंबाइन कर रहे हैं क्यों, ताकि प्रोड्यूस कर सके हमने एक न्यू जीवन में एक नया प्रोडक्ट बना सके। इतना सुंदर से मैंने डायग्राम बनाया यार, इसको एकदम अच्छे से सुंदर से बना ली, सजा सजा के लिख रहा हूँ जीवन में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम लोग अलग से लिखेंगे, डोंट वरी, उसमें ऐसे भी कोई पार्ट्स वार्ट्स नहीं है बहुत, तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको अच्छे से सुंदर से लिखें। जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की उसको अंडरलाइन करें, जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है उसको हाईलाइट करें, जो जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा में लिखी है उसको एक्स्ट्रा में लिखें, और जैसे मैंने सुंदर सा डायग्राम बनाया है वैसा सुंदर सा डायग्राम बनाया। इतने कलर्स यूज़ नहीं करना है, तो एक ब्लैक एंड ब्लू पेन लीजिए। जो टॉपिक्स है उसको, जो मेन सब पॉइंट्स एंड मेन पॉइंट्स है उनको ब्लैक से लिखिए, और जो भी अंदर की चीज़ें हैं उसको आप ब्लू से लिख सकते हो। ठीक है, डन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। सो दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड एंड डैम्स। कंस्ट्रक्शन सुन के ही आपको पता चल जाना कि चाहिए कि किस चीज़ में एंगेज होगी। ऑफकोर्स आपका कंस्ट्रक्शन में ही एंगेज होगा। कंस्ट्रक्शन किस किस चीज़ का होगा, कंस्ट्रक्शन डैम्स का हो सकता है, ब्रिजेस का हो सकता है, रोड्स का हो सकता है। यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज ब्रिक,
सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा। ये यूटिलाइज करता है प्रोडक्ट को किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जैसे कि हो गया तुम्हारा ब्रिक, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा। ये जो इस इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये इसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन में। These industry create the basic infrastructure for economic and social development of the country through the process of fabrication। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, क्रिएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक या फिर सोशल डेवलपमेंट कंट्री का थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्री इज दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी टेकन फिजिकली टू द मार्केट फॉर सेल। हाँ, जो बिहार वाले हैं यहाँ पे वो चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि बिहार में तो ब्रिजेस भी चोरी हो जाती है, इसके अकॉर्डिंग तो आप ब्रिजेस फिजिकली मूव नहीं कर सकते हो, बट बिहार में तो ब्रिजेस भी मूव हो जाती है, तो बिहार वालों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी जनरल दुनिया के लिए ये चीजें मूव नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर वेरी ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबल होता है, लेकिन इंडिया में नहीं होते क्योंकि इंडिया में चीजें टूट जाती है। बट ठीक है, हम लोग बुक की टेक्स्ट लिखेंगे तो बुक में जो लिखा है एज इट इज लिखेंगे दैट द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट द प्रोडक्ट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस and cannot be taken physically to the market for sale। Product of construction industry are very durable। फिर आता है tertiary industry। tertiary industry मतलब service sector या service industry। So the industries are concerned with the provision of service to the, ठीक है, so these industries are concerned with the provision of service to facilitate and assist the primary and secondary industries। assist करता है ये primary and secondary industry को, facilitate करता है, assist करता है primary and secondary industry को। इसमें क्या क्या होता है सर्विस में, क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सर्विसेज हो गया। दीज इंडस्ट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज सर्विस सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। द रोल ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री इज टू क्रिएट द रोल ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग एज आर कंट्री इज डेवलपिंग। जैसे हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है, टर्शियरी इंडस्ट्री का जो रोल है वो भी बढ़ते जा रहा है। दीज इंडस्ट्री नाउ अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इंडिया का जीडीपी का 70% जो है ना वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दीज शेयर वाज ओनली 25%। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सिर्फ 25% था। आज के डेट में कितना हो गया, 70%। 25 का कितना टाइम 70 होगा, ये देखो सबसे बेस्ट तरीका जिसके थ्रू तुम लोग ग्राफ भी याद कर सकते हो। बताओ 25 मेरे को भगवान भी नहीं चाहता है कि इसकी सीक्रेट शीट कोड मैं तुम्हें बता दूं, बट वेरी इजी यार। 75 25 ये दो डाटा तो याद करना इज वेरी इजी। बट हम और क्या कर सकते हैं, 25 इंटू 3 माइनस 5। पहले 25 था, अब उसका 3 टाइम्स माइनस 5 है। 3 टाइम्स माइनस 5 है। हो सकता है एक साल में 3 टाइम्स ही हो जाए तो और इजी हो जाएगा आप लोगों को याद करने में। On the basis of size and scale of operation, industry may be classified into large scale and small scale industry। basis of size and scale के basis में, size and scale of operation के basis में इंडस्ट्री को हम और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी। तो इंडस्ट्री को बेसिस क्या आ गया आपका, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। एक इंडस्ट्री को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा स्मॉल स्केल, और दूसरा होता है तुम्हारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इन इंडिया any large scale industry employ more capital intensive techniques of production than small scale industry। of course large scale है, बड़ा है तो उनके पास कैपिटल ज्यादा है तो ये लोग कैपिटल इंटेंसिव तरीका यूज करेंगे।
In India, any industry units in which investment in plant and machinery does not exceed 1 crore is treated as स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है ना, यार को ऐसे लगता है, तो स्मॉल स्केल. अगर ये एक्सीड कर रहा है इसको, तो वो क्या होगा फिर तुम्हारा लार्ज स्केल. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में बी हेवी और लाइट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अंदर हेवी और लाइट भी बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री को. हेवी इंडस्ट्री इन्वेस्ट ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड दे आर engaged in the production of capital goods such as steel, मशीनरी, शिप, एयरक्राफ्ट. जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, जो कि engaged होता है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स में आपको ऑफकोर्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, तो उनको हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं. दीज इंडस्ट्री यूज कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एंड हैव अ लार्ज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड इज द पीरियड जब आपका मैन्युफैक्चरिंग और सेल के बीच का पीरियड. अब देखो एक इंडस्ट्री है, एक्सक्यूज मी, एक इंडस्ट्री, इसीलिए ना ये सब थ्योरी, देखो थ्योरी याद करना इज इजी, बट अगर आज की डेट में रटा हुआ ज्ञान का ना कोई नॉलेज, कोई वैल्यू नहीं है. रटा हुआ ज्ञान, नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है. आप जितना ज्यादा उसको समझ सकते हो, जितना ज्यादा आपको जेन्युइनली नॉलेज है, मतलब जो रटा हुआ ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जितना ज्यादा जानते हो, अब जितना ज्यादा उसको अप्लाई कर सकते हो, उसका ज्यादा आज के डेट में वैल्यू है. क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई. आप जो पढ़ रहे हो ना, वही बगल वाला भी पढ़ रहा है, तो आपको उसमें कुछ ऐसा करना होगा, आपको उसको इतने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि आपके बगल वाला उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहा है. आजकल मार्क्स चलो एक क्राइटेरिया है, बट नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्क्स. ट्रस्ट में, रटा हुआ ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है. हम ये देख रहे हैं कि बहुत बहुत जो मेरे से भी शायद बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह लाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था. रट के तो कोई भी पास हो सकता है. रट के पास होना इज नॉट वेरी मुश्किल, बट नॉलेज होना आज का डेट में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? एक इंडस्ट्री है, वहां पे प्रोड्यूस हो गया गुड. अब इसको कंज्यूमर तक ले जाने में, उसको बेचने में जो टाइम लगता है ना, उसको, ये जो पीरियड हो गया कंज्यूमर तक ले जाने में, बेचने का जो पीरियड हो गया, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. तो जितना बड़ा इंडस्ट्री, जितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट वगैरह लगता है, वहाँ पे ज्यादा जेस्टेशन पीरियड होता है जनरली. ऑन द अदर हैंड लाइट इंडस्ट्री रिक्वायर्स लिटिल इन्वेस्टमेंट. लाइट इंडस्ट्री में कम इन्वेस्टमेंट दो, प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर प्रोडक्ट सच एज स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, फूड. और लाइट इन्वेस्टमेंट यूज सिंपल टेक्नोलॉजी करता है लाइट इंडस्ट्री एंड हैव अ शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड. जनरली कॉस्मेटिक्स वगैरह बनते हैं ना, विद इन इनका जनरल जेस्टेशन पीरियड होता है 6 months to 1 year. मैक्सिमम जेस्टेशन का मैं बात करूँ, 6 months to 1 year होता है इसका जेस्टेशन पीरियड. मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स. Commerce is concerned with buying, selling, and distribution of commodities. It is an organized system for exchange of goods and services between the members of the business world and the rest of the society. Commerce consists of all those activities which are essential for maintaining a free flow of goods and services from producers to customers. It involves not only the function of buying, selling, but also several other activities required to transport, insure, store, finance goods. In other words, commerce comprises trade and various ancillaries to trade. Commerce किससे comprise करता है? Commerce comprises of trade and various ancillaries to trade. Commerce is the branch of business that involves the buying and selling of goods. Commerce वो branch है business का जो कि involve करता है buying and selling of goods. The exchange of commodity and distribution of finished goods. Exchange of commodity and the distribution of finished goods. In other words, in the words of read. What did you do? बड़ा डेफिनेशन मेरे को लगता नहीं किसी को याद रहेगा, और 2 मार्क्स के लिए पता बड़ा डेफिनेशन से अच्छा आप थोड़ा इसको समझ लो और अपने वर्ड्स में जाके इज्जत से लिख दो, क्योंकि याद रहना नहीं है. जिसको करना है वो कर भी सकते हैं, इसलिए आप पे है वो चीज़. बट जनरली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज समझो एंड जाके अपने वर्ड्स में लिख देने का. ठीक है. ऑल द एक्टिविटी विच एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द
all the activities which establish a link between the producer and the consumer of goods and maintaining a smooth and uninterrupted flow of goods between them constitute commerce. Production of goods has no meaning. Production of goods का कोई meaning ही नहीं है unless the good produced are exchanged between the producer and the कंज्यूमर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. प्रोड्यूस गुड्स का कोई बेनिफिट ही नहीं है अगर अनलेस एंड अनटिल गुड्स जो है प्रोड्यूसर एक्सचेंज हो पा रहा है प्रोड्यूसर्स में कस्टमर्स में किस लिए एक्सचेंज हो पा रहा है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. कंज्यूमर प्रोवाइड अ मींस फॉर द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. कंज्यूमर सॉरी कॉमर्स प्रोवाइड्स अ मीन. कॉमर्स एक मीन प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. It serves as a link between the producer and the customer and therefore bridges gap between them. एक लिंक प्रोड्यूस कर दे एक लिंक बना देता है एक लिंक बना देता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कस्टमर और इससे क्या होता है एक ब्रिज बना देता है उसके उनके बीच में. ठीक है. और ये प्रोवाइड करते हैं एक पाइपलाइन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द यूजर्स. एक पाइपलाइन बना देता है मूवमेंट ऑफ गुड्स का बिटवीन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द यूजर्स. प्रोड्यूसर और यूजर के बीच में एक पाइपलाइन बना देता है मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए. प्रोडक्शन इज कंसर्न एट production is concentrated at particular places while consumer are scattered throughout the country. प्रोडक्शन के हर जगह होता है. आपके घर के बगल में कितने प्रोडक्शंस होते हैं? नहीं होते. प्रोडक्शन हमारे जनरली आउटस्कर्ट्स ऑफ द कंट्री में होते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ द स्टेट्स पे होते हैं और वहां से गुड्स सब जगह जाते हैं. जरूरी नहीं है कि एक कंपनी है तो उसका ब्रांच आई मीन मैन्युफैक्चरिंग हर जगह हो रहा हो, सारे कंट्रीज में हो रहा हो. बहुत बार होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. Sometimes even throughout the world. जो मैंने चीज बोला, the purpose of commerce is to provide goods and services at the right time and at the right place. Right time पे provide करना, right place पे provide करना. ये क्या करता है? Commerce create करता है तुम्हारा place, time and possession, utility. Importance of commerce क्या है? Exchange of good is a complex process. और इसमें बहुत सारा hindrances होता है. Exchange of good एक complex process है और इसमें बहुत सारा hindrances होते हैं. इसको अच्छे से रीड कर लेना. ठीक है. Commerce enhances all those activities which helps to break the barrier between the producer and the customer, between the producer and the consumer. It is the sum total of all those processes which are engaged in the removal of hindrances of process through trade, place through transport, packaging and insurance, and time through warehousing and the exchange of commodity. रीड क्या यार, ये लर्न कर लो. बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है. अगर ये डेफिनेशन लिख रहे हो ना, इसी से कुछ मिलता जुलता भी लिख दोगे ना तो वो मार्क्स कहीं काट ही नहीं सकते. तो कॉमर्स इनहांसेस, कॉमर्स इम्प्रेस करता है सारे वो एक्टिविटीज से जो कि हेल्प करता है ब्रेक करने के लिए बैरियर्स. जो भी बैरियर्स है ना बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर, जो भी बैरियर्स उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. सम टोटल होता है किसके से? सारे वो प्रोसेसेस से जो कि इंगेज्ड होते हैं इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड, प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग एंड इंश्योरेंस एंड टाइम through warehousing in exchange of commodities. Thus the main function of commerce is to remove the following hindrances. अब हम लोग बात करते हैं what are the hindrances. ठीक है. तो hindrances क्या क्या है? पहला तो hindrance क्या होता है? तो hindrance refers to the lack of contact between the producer and the consumer. तो अब बात करते हैं hindrance होता क्या है. hindrance basically है lack of contact between the consumer and the producer. तो ये hindrance हो गया hindrance of persons. The producer is faced with the problem of finding the buyer who needs the good he has produced and who are eligible and willing to buy the goods. पहला देखो, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं चलो एक टीचर के तरीके से ले लेती हूँ, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ. ठीक है. मुझे नहीं पता कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कंज्यूमर्स कौन कौन है. ठीक है. मैं यहाँ पे टीच कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि किस घर में कौन सा क्लास 9 का बच्चा बैठा हुआ है. तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट टू पर्सन हो गया. इंटरेस्ट टू पर्सन हो गया ना. मुझे नहीं पता कि मेरे कस्टमर्स का कौन कौन विलिंग है पिकर. हो सकता है मेरा कंज्यूमर है, हो सकता है क्लास 9 का स्टूडेंट अपना सेल्फ स्टडी कर रहा हो. क्या वो मेरा कंज्यूमर है? नहीं है. क्यों? कैसे होगा? वो पे ही नहीं करेगा मुझे. मैं उसको क्यों पढ़ाऊंगी? मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं. सर्विस चलो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, बट यू नो बहुत चीज़ें होती है सर उसके साथ. ठीक है.
A consumer does not know the source or supply of goods which would satisfy his need at a price he can afford. Consumer, commerce remove this hindrance by means of trade. Commerce ये hindrance remove कर सकता है by means of trade. Trade provides an organized market where the buyer and seller can contact with each other. ट्रेड प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइज मार्केट जहां पे बायर और सेलर कांटेक्ट कर सकता है एक दूसरे से. इट सेव्स बोथ प्रोड्यूसर एंड कॉमर्स फ्रॉम द saves both producer and consumer from the time consuming and expensive exercise of locating each other. ये सेव करते हैं दोनों प्रोड्यूसर को भी एंड कंज्यूमर को भी फ्रॉम द टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव एक्सरसाइज ऑफ लोकेटिंग ईच अदर. नेक्स्ट आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. तो मेजर प्रॉब्लम, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना जो प्रोड्यूसर्स को फेस करना पड़ता है, ये है कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे करे कंज्यूमर को. क्यों? क्योंकि बीच में थेफ्ट हो सकता है. तुम्हारा फुल फ्लेज हो गया. फुल फ्लेज क्या हो गया? लूट हो गया. आपका शिप से माल जा रहा था, डकैत लोग आया. वो नहीं होता है वो जो एक आंख में वो मास्क वास्क लगा के आप लोग देखे होंगे टीवी में, बेसिकली वो लोग रहते हैं पायलट्स. तो वो हो गया आपका फुल फ्लेज. डैमेज हो गया. ठीक है. कंज्यूमर सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड इंश्योरेंस. कैसे तुम्हारा कॉमर्स सॉल्व करता है प्रॉब्लम को? सो कंज्यूमर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ ट्रेड और बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड इंश्योरेंस. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरी कर सकता है गुड्स को बहुत फार ऑफ प्लेसेस में क्विकली एंड सेफली. ये चार्ट बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है, देख लेना एक बार, मैं पढ़ा भी दूंगी अभी. ठीक है. इंटरेस्ट ऑफ टाइम क्या होता है? इन मॉडर्न इंडस्ट्री गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड. बहुत लार्ज स्केल में बन जाता है गुड्स एंटिसिपेट करके डिमांड को. दिस इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड, जिसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड. दिस इज व्हाट इज नोन एज योर जेस्टेशन पीरियड. ये नेसेसरी हो जाता है. इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स एंड अनटिल दे आर स्टोर. तो हम लोग को अच्छे से गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है जब तक वो बिक नहीं जाता है. तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउसिंग और स्टोरेज. वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, देखिए ये प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व होता है. वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करते एक सूटेबल स्टोरेज फैसिलिटी जो कि जो कि तुम्हारा प्रोटेक्ट करेगा, जो तुम्हारा गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, फ्रॉम फायर, रेन, बेस्ट. ये सबसे वेयर हाउसिंग इज दस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स. वेयर हाउसिंग इज दस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स. इंटीग्रल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स. फिर आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क में क्या होता है? ड्यूरिंग द ट्रांजिट या फिर स्टोरेज ऑफ गुड्स दैट मे बी डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है तुम्हारे फायर से, फ्लड से, अर्थक्वेक से, एक्सेट्रा. तो पैकेजिंग ऑफ गुड हेल्प करता है हम लोग को प्रिजर्व करने में देयर क्वालिटी इन ट्रांजिट. अच्छे से पैकेज. अब आपको कोई ऑनलाइन पार्सल मंगाते हो, उसको बबल रैप करके आपको अच्छे से देता है. फिर उसको अच्छे से, अगर आपका नायका में लक्स में कुछ मंगवा रहे हो, मतलब बहुत अच्छा लग्जरी गुड मंगवा रहे हो, तो उसका पैकेजिंग ही पूरा अलग है. बहुत अच्छे से बॉक्स में पैक होकर आता है. क्यों आता है? ताकि वो रिस्क रिड्यूस कर सके. जितना अच्छा प्रोडक्ट उतनी अच्छी पैकेजिंग. जितना अच्छा प्रोडक्ट उतनी अच्छी पैकेजिंग. विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस, businessman can cover the risk of loss due to damage or destruction during transit. यहाँ पे अगर इंश्योरेंस, अगर एक बिजनेसमैन ले सकता है, अगर एक बिजनेसमैन इंश्योरेंस ले लेता है ना, तो वो रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन की वजह से जो ट्रांजिट में होता है वो रिड्यूस हो जाता है. Thus ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, इंश्योरेंस आर यूजफुल कॉमर्शियल एक्टिविटीज. ये सब क्या यूजफुल कॉमर्शियल एक्टिविटीज है. हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस का हिंड्रेंस में क्या क्या होगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस रिक्वायर अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट. हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस रिक्वायर द मीडियम ऑफ पेमेंट. अब अगर एप्पल है, एप्पल इंडियन करेंसी नहीं लेके जाएगा. एप्पल इंडियन करेंसी को वहां पे ले जाके क्या करेगा? एप्पल इंडियन करेंसी को अगर अमेरिका लेके जाएगा तो उसका पूरा वेस्ट है. दिस पेपर ओवर देयर, राइट. वो वहां पे अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो वो सिर्फ पेपर है. तो मनी को एक्सचेंज करना पड़ता है. मनी सर्व करते हैं कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट को. हाउएवर कन्वीनियंस एंड सेफ means of payment are required to settle the transaction. कुछ convenient and safe mean होना चाहिए of payment is required to settle the transaction. आजकल कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो क्या वो कन्वीनियंट है, क्या वो सेफ है? नहीं. तो हम लोग को कुछ कन्वीनियंट एंड सेफ मीन चाहिए होता है फॉर ट्रांसफर. तो आपको बहुत बहुत अवेयर रहना पड़ता है. प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स. हाँ, आजकल तो बहुत हो रहा है. ठीक है. बैंक्स हेल्प टू रिड्यूस दिस ऑब्स्टिकल इन the process of exchange by making and collecting
पेमेंट्स, अब यहाँ पे बैंकिंग की बात आ गई कि बैंक रिमूव कर देता है ये हिंड्रेंस, ये ऑब्स्टिकल जो कि इन एक्सचेंज ऑफ मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, बैंक्स के थ्रू अगर आप कर रहे हो अच्छे से तो वो रिड्यूस कर दिया. नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ money draft check on the form of bank draft sir in the form of bank draft check etc without facing any risk, वो आराम से सेंड कर सकता है. मनी किस किस फॉर्म में सेंड कर सकता है, बैंक ड्राफ्ट चेक एक्सेट्रा विदाउट फेसिंग एनी रिस्क. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्यू, लेटर ऑफ क्रेडिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक्सेट्रा. ये सब हम लोग बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बैंकिंग चैप्टर में हम लोग से पढ़ेंगे सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग. हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज क्या है? हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज ऑफन a producer or a merchant finds it difficult to sell his goods or services because the consumer are not available of its benefit and uses. नॉलेज ही नहीं है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि मेरा कितना यूजफुल प्रोडक्ट है. ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन हम लोग रिमूव करते हैं हिंड्रेंस को बाय ब्रिंगिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर. हम एडवर्टाइजिंग, अब हम लोग अगर आज के डेट में एडवर्टाइजिंग नहीं हो तो आपको बहुत सारा गुड्स के बारे में तो पता ही नहीं होगा, बहुत सारा गुड्स का यूजफुल यूजेस. हम लोग बहुत सारे गुड्स ना सिर्फ ले लेते हैं एडवर्टाइजिंग की वजह से. और आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह भी बहुत चल रखा है, राइट. तो उन वजह से हम लोग गुड्स ले लेते हैं. आपको कोई इन्फ्लुएंसर बोल देता है कि यार ये गुड बहुत अच्छा है, ये बहुत हाई चांसेस है कि आप वो गुड ले लोगे. तो एडवर्टाइजिंग ऑल्सो परस्यूज पीपल टू बाय द प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज. जो मैंने बोला कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसको लेने के लिए भी वो बहुत ज्यादा आपको, ठीक है. ट्रेड, अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्स का. कॉमर्स में आने से पहले हमने ये छोटा सा जो एक टेबल है वो और पढ़ लेते हैं. हिंड्रेंस रिमूव्ड एंड हाउ इट ओवरकम्स द हिंड्रेंस. क्या क्या हिंड्रेंस है, कैसे कैसे रिमूव करते हैं. हिंड्रेंस पर्सन जो है वो कैसे रिमूव होता है. तो कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक लाके एक हिंड्रेंस रिमूव कर देता है. ट्रेड एस्टैब्लिशेस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. ट्रेड एक लिंक बना देता है प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर के बीच में. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस by moving the goods from places of production to the places of consumption through various modes of transportation. through transportation. यहाँ पे लिखा भी होगा कि आप लोग कैसे कैसे करते हैं. ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम है. तो कॉमर्स removes this hindrance by holding and preserving the goods in the warehouses until and unless they are sold. Hold करना and preserve करके goods को in the warehouses until and unless they are sold. Hindrance of risk. Commerce removes the risk of loss or damage due to theft, fire, accidents by means of insurance. Insurance देखिए, कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को बैंकिंग से रिमूव कर सकता है. फाइनेंस सेफ एंड सिक्योर मीन्स ऑफ फाइनेंस देखिए ये रिमूव किया जा सकता है. हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज हमारे एडवर्टाइजिंग से रिमूव हो सकता है. हम लोग नॉलेज दे देते हैं और ये ऑल्सो क्या करता है, इंकरेज कर देता है सेल को, परसुएट करता है पीपल को कि वो बाय करे गुड्स एंड सर्विसेज को. अब ट्रेड एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड. ओके, एंड देन देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, so what is trade and what are the types of trade? Trade means buying and selling of goods and services. Sales means buying and selling of goods. Trade basically क्या होता है, buying and selling of goods. Okay, so let's do one thing. Let us just keep it till here. Hope you have highlighted all the parts that I have highlighted in the video. Hope you liked the video and I know मैंने बहुत जगह थोड़ा स्ट्रगल किया है ऐसे, but I will make sure from the next video this won't happen. एंड हम लोग और थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करें. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए बस इतना ही. हो सकता है मैं आज पार्ट 2 भी आज ही अपलोड कर दूं इसका, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि नेक्स्ट वीक 11th तक कोई वीडियो नहीं आएगा. 11th मार्च तक कोई वीडियो नहीं आएगा. आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मे बी 12 या 13th मार्च को आएगा. ठीक है, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. हो सकता है इसका इस पर्टिकुलर टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का मैं पार्ट 2 आज ही डाल दूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, बट रेस्ट तो आई थिंक आपका 13 तक ही आएगा. क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी शायद आज मैं कर दूँ नहीं कर दूँ, कैन नॉट से, क्योंकि अभी मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं. आफ्टर माई एग्जाम्स
हम लोग पोस्ट करेंगे। एंड प्लीज़ कमेंट में ऑल द बेस्ट बोलो, मेरे रिजल्ट्स भी आने वाले सी के, होप होप होप, फिंगर क्रॉस फिंगर क्रॉस फिंगर क्रॉस, उसमें पास हो जाऊँ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ चीज़ है जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, या यू वांट मी टू इम्प्रूव ऑन सम एरियाज, some topics that you want me to repeat, और कुछ अलग मेथड आप चाहते हो कि मैं कुछ अलग मेथड से पढ़ाऊँ, you want me to add graphics or something, just let me know in the comments down there and it will be done. You can also mail me your doubts on my Gmail account. और बहुत लोग होते हैं जो कमेंट्स में नहीं बताना चाहते सबको कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनके लिए, या फिर वो बहुत शाय होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे देती हूँ। आप वहाँ पे अपना डाउट्स वगैरह मुझे शेयर कर सकते हो। अभी तक हमारा कोई इंस्टाग्राम में पेज नहीं है, बट सून में भी मैं एक इंस्टाग्राम पेज भी बना लूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जिनके भी अभी एग्जाम्स वगैरह आने वाले उनके लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड। अभी आप लोग को बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है कि आप लोग का 10th में कमर्शियल स्टडीज़ है। एंड प्लस ऑल्सो जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने साइंस पढ़ा है, तो कॉमर्स सबके लिए नहीं हुआ, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। आप अभी इम्प्रूव कर सकते हो, पता है, क्योंकि अभी जो टॉपर भी है ना वो भी आप ही के लेवल पे है, जो आपसे खराब है पढ़ाई में वो भी अभी आप ही के लेवल पे। क्यों? क्योंकि सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो आप एटलीस्ट इस वाले जो वो डू यू से इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट आप बहुत एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि सब आप ही के लेवल पे, सबको किसी को भी नहीं आता है, ट्रस्ट मी। हाँ, कोई दुनिया का बच्चा है तो उनको मे भी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, उनको भी बहुत नॉलेज नहीं होता है। थ्योरी सब्जेक्ट है तो ऑफकोर्स सबको ही पढ़ना पड़ता है। तो अभी सब सेम लेवल पे हैं, तो आप ऑफकोर्स बहुत अच्छे से इसको ले जा सकते हो।